where curiosity meets knowledge and creativity becomes limitless. Enlightened classes, where creativity is latent. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर, बिल्कुल पहला चैप्टर, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ये उन बच्चों के लिए है जो जस्ट 10th पास करके क्लास 11th में आए हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँ कि आपने 10th क्लास में, या यूँ कहूँ कि 9th और 10th क्लास मिला करके केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हासिल किए होंगे। इनफैक्ट 9th-10th क्लास में तो साइंस की बात होती है एज ए कॉम्बो बुक। कंबाइंड में एक किताब होती है आपके पास साइंस और दूसरी किताब होती है मैथमेटिक्स, है ना, जो आगे आकर के स्प्लिट हो जाता है। अलग बात है कि आप जब वहाँ पे भी एक थोड़ा एक्सटेंसिव वे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो साइंस आपका फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ये 3 पार्ट में बट जाता है और आपको ऑब्वियसली 3 अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 9th-10th में भी आपने एक फर्म कॉन्सेप्ट, एक बेस बनाया होगा। तो आज का लेक्चर बहुत हल्का फुल्का सा होगा, बिल्कुल जो 9th का आपका कॉन्सेप्ट है उसी को जस्ट मैं रिवाइज़ कराऊंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जो बच्चे ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसमें देखिए 2 टाइप के बच्चे होते हैं इनफैक्ट पढ़ने वाले। एक वो बच्चे होते हैं जिनका शुरू से ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, बेस अच्छा होता है, तो उनको आप इनिशिएट कर सकते हैं क्लास 11th के टॉपिक से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट 9th-10th में उन्होंने दिल लगा के पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब उनकी मर्ज़ी है, उनका इरादा है कि साहब अब हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ मसला ये हो जाता है कि अगर आप डायरेक्ट थोड़ा सा एडवांस वे में स्टार्ट करते हैं तो इस कैटेगरी के बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि सर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, तो आप जो बात समझाना चाह रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आज का लेक्चर बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर होगा और मैं कोशिश करूंगा आपको कि जो 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट्स हासिल किए हैं, जैसे बिल्कुल पहला चैप्टर था आपका मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, दूसरा चैप्टर था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा चैप्टर था आपका एटम्स मॉलिक्यूल्स, और चौथा चैप्टर था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास का जो पहले के शुरू के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल मैटर से। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो बिल्कुल एकदम शुरुआत से, जहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक, 9th क्लास में आपने जहाँ से शुरू किया केमिस्ट्री, दैट वाज द टर्म मैटर इन योर सिलेबस। तो सबसे पहली बात, बिल्कुल बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे इसको, आपको ओवरव्यू दे करके आगे बढ़ेंगे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एक टर्म बोला आपके टीचर ने, आपके सर ने, आपकी किताब में लिखा हुआ था मैटर। तो आपने उसको स्टडी किया, पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ा, उसको समझा, उस डेफिनेशन का मतलब समझा, एक्सप्लेन किया गया आपको कि ये जो टर्म है मैटर, इसका क्या मतलब है। तो आप क्या बोलते हो, मैटर का क्या कॉन्सेप्ट है, मैटर किसे बोलते हैं? बेसिकली मैटर कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ जो एक फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए और उसका अपना एक डेफिनेट मास हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली मैटर बोलते हैं। और अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप देखते हो, जो भी चीज़ें आप देखते हो लगभग हर चीज़ आप महसूस करते हो, छूते हो, देखते हो, चलते हो, फिरते हो, तो आपको वो मैटर ही मिलता है ना। जो भी चीज़ें आप छू लो, देख लो, लाइक आप अपने रूम में देखते हो कि सब आपकी किताबें हैं, जिस चेयर पे आप बैठते हो, जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हो, जो खाना आप खाते हो, जिस बेड पे आप सोते हो, जो आपका कमरा है, जो आपकी बिल्डिंग, सब मैटर है। इनफैक्ट हम खुद ही मैटर है, आप खुद ही मैटर है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक ख़ास मास है, एक फिक्स मास है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज़ अ डेफिनेट मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है,
अब मैटर के बारे में बोला गया कि क्या हमने कह दिया दुनिया की हर चीज़ मैटर है, नो डाउट हर चीज़ मैटर बोल दिया हमने, कोई बात नहीं। तो क्या सबको मैटर ही कह देंगे या उस मैटर का भी कुछ और आप उसको पार्ट में तोड़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे? तो आपने और अच्छे से समझने के लिए इस मैटर को दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब दो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था। एक क्लासिफिकेशन का नाम दिया था आपने फिजिकल और दूसरे क्लासिफिकेशन का नाम दिया था आपने केमिकल, है ना? तो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने क्या बोला? मेनली कि मैटर के 3 फॉर्म होते हैं। आपने मैटर को क्लासिफाई किया फिजिकल वे में। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल वे? फिजिकल वे का मतलब आपने कहा कि साहब उसके फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पे किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में हम उसको पाते हैं, उस बेसिस पे आपने मैटर के 3 मेजर फॉर्म लिखे। एक को आपने नाम दिया सॉलिड, दूसरे को आपने नाम दिया लिक्विड और तीसरे को आपने नाम दिया गैस। ये 3 फॉर्म पाए गए मैटर के, किस बेसिस पे? तब बोलोगे फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट की बेसिस पे। फिजिकल अपीयरेंस क्यों बदला? तो उसके पीछे का लॉजिक आपने देखा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके कोई भी चीज़ बनती है ना, जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो या तो एटम होंगे या वो मॉलिक्यूल होंगे, उसी से मिलकर के हर चीज़ बनी है दुनिया की। तो अब क्या बोलते हो कि उन फंडामेंटल पार्टिकल के अरेंजमेंट, वे ऑफ अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट। कैसे डिपेंड करता है? तो आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि अगर वही इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास अगर आ जाते हैं, उनके बीच का गैप मिनिमम हो जाता है, और यूँ कहो कि उनके बीच जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो अगर मैक्सिमम हो जाता है, उस कंडीशन में जो एक स्टेट डेवलप होता है मैटर का, उसे हम लोग नाम देते हैं सॉलिड, है ना? और अगर ऐसा हो कि पार्टिकल्स के बीच का गैप मैक्सिमम हो, उस कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा। इन दैट सिचुएशन जो एक फिजिकल स्टेट डेवलप होता है, दैट फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। और ऐसा फिजिकल स्टेट जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड और गैस के इंटरमीडिएट हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के इंटरमीडिएट हो, उसे आप लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में बिल्कुल पढ़ा है, मैं वही रिवाइज करा रहा हूँ। बहुत से बच्चों के लिए हो सकता है कि ये लेक्चर बोरिंग हो जाए, तो आप चाहो तो ये वाला लेक्चर स्किप कर दो, या चाहो तो टाइम है तो देख लो। खैर, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैं इसलिए ये लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ कि मैंने वही बोला कि बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट तब जगता है कि यार अब मुझे कुछ करना है, तो उन बच्चों के लिए, है ना? खैर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि साहब आपने बोला सॉलिड है सर, लिक्विड है, गैस है। रीज़न क्या हुआ? क्यों सॉलिड ही हुआ, क्यों लिक्विड हुआ, क्यों गैस हुआ? उसके पीछे का रीज़न ये था जो मैंने आपको बोला। क्या रीज़न था? कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो गया, उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये सब मैक्सिमम मिनिमम भी क्यों होता है, वो आगे आगे और केमिस्ट्री आएगी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड में अलग अलग टाइप का बॉन्डिंग, प्राइमरी बॉन्ड में अलग अलग टाइप का बॉन्डिंग, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्यों H2S गैस होता है, क्यों H2O पानी होता है ना? ये सब चीज़ें एक्सप्लेन होंगी आगे चल करके। खैर, अब क्या बात हो रही? तो मैंने क्या बोला कि मैटर के 3 फॉर्म आपने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है साहब, 3 फॉर्म, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या? तो आपने बोला सॉलिड का मतलब ठोस, ठोस का मतलब कि अब उसको और नहीं दबाया जा सकता। दबाने का मतलब कि उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर गैप मिनिमम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो उसको और आप क्या करोगे, है ना? गैस का मतलब उसको दबाया जा सकता है पिस्टन से। आप जब दबाते हो सिलेंडर में तो गैस कंप्रेस हो जाती है ना? CNG का नाम सुना होगा आपने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। खैर, तो क्या बात हो रही कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, ठीक है साहब? फिर आपने बोला सॉलिड का एक फिक्स मास होता है, तो मास तो सबका फिक्स होता है,
सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है ना, सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है। लिक्विड के बारे में क्या बोला आपने, उसका शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के बैठे। तो मैंने जस्ट एक रिकैप दिया कि फिजिकल वे में आपने 3 फॉर्म में बांटा, किसको, मैटर को, ठीक। केमिकल वे में आप कैसे एक्सप्लेन करते हो कि केमिकल वे में भी बोलते हो। तो यहाँ मैंने बोला कि बेसिस क्या था फिजिकल क्लासिफिकेशन का, फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे ही आपने 3 फॉर्म बोला। फिजिकल अपीयरेंस क्यों बदला, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बदल गया। ओके, ये केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी मैटर के 3 फॉर्म क्लियर है। मैटर के 3 फॉर्म देखो ध्यान से, बेसिकली तुम बोलो 2 फॉर्म, बेसिकली क्या बोलो, 2 फॉर्म। एक को क्या बोलते हैं, प्योर, दूसरे को क्या बोलते हैं, इम्प्योर, ठीक है। आपका सेकंड चैप्टर है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर। खैर, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में कितने टाइप का, 2 टाइप का। अब आगे बात, यहां बोला 3 टाइप, कैसे 3 टाइप, क्या कॉन्सेप्ट था, तो आपने बोला कॉन्सेप्ट वाज फिजिकल अपीयरेंस, ठीक। यहां क्या कॉन्सेप्ट है, तो बोलेंगे यहां जो कॉन्सेप्ट है जिस बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया, दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली प्योरिटी। प्योरिटी की बेसिस पे आपने मैटर को क्लासिफाई किया, कितने फॉर्म में, 2 फॉर्म में। एक को क्या बोला, प्योर, दूसरे को क्या बोला, इम्प्योर, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक वर्ड है प्योर, शुद्ध, खालिस बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, इंग्लिश में बोल रहे हैं प्योर। सो क्या मतलब है भाई, प्योर का क्या मतलब है, समझते हैं ना, प्योर 100% प्योरिटी गारंटीड लिख के आता है ना ऐसा सामानों में। खैर, तो क्या मतलब है, जैसे ग्वाला से दूध लेते हो तो क्या बोलते हैं, भैया शुद्ध है ना, तो हाँ जी शुद्ध, देसी घी, शुद्ध देसी घी खा रहे हैं। खैर, तो क्या मतलब है प्योर का, कि प्योर का मतलब है कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं ना वही है। बात समझ में आ रहे हो आपके, जो चीज़ हम चाह रहे हैं वही है, इसका मतलब वही प्योर। क्या मतलब, दूध के प्योर होने का मतलब क्या है, सर हर एक ड्रॉप में मिल्क ही होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। क्लियर, ऐसा भी हो सकता है कि साहब कुछ गाय का मिला दिया, कुछ भैंस का मिला दिया, 2 अलग अलग किस्म के दूध हो गए, लेकिन दूध तो है, तो क्या बात हो रही, पानी नहीं होना चाहिए। वैसे ही घी की अगर शुद्ध है, इसका मतलब क्या, हर एक पार्टिकल, घी का हर एक पार्टिकल क्या होना चाहिए, वो घी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डालडा मिला दिया आपने, समझ मारी बात। तो प्योरिटी आप समझ रहे होंगे। तो मैटर प्योर है, इसका मतलब क्या, कि अगर कोई एक सैंपल है तो उस सैंपल का हर एक फंडामेंटल पार्टिकल, अब मैंने बोला फंडामेंटल पार्टिकल 2 होते हैं, या तो एटम होते हैं या तो मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे आपके पास हीलियम गैस है, एक सिलेंडर है जिसमें हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस में फंडामेंटल पार्टिकल क्या होगा, तो हीलियम के एटम्स होंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस होता तो बोलेंगे उस फंडामेंट उसके सैंपल में फंडामेंटल पार्टिकल क्या होंगे, ऑक्सीजन गैस होंगे, वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, ठीक। तो कुछ चीज़ें किससे मिलकर बनती है, एटम से, कुछ चीज़ें काहे की बनी होती है, मॉलिक्यूल की। तो फंडामेंटल पार्टिकल या तो एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक। अब क्या बोला, अगर प्योर है तो फंडामेंटल पार्टिकल एक ही टाइप का होना चाहिए। क्या मतलब, अगर मैंने बोला सिलेंडर में हमारे पास हीलियम या आर्गन गैस है, हीलियम गैस है मान लो, तो उसका हर एक पार्टिकल, अब वो पार्टिकल क्या है, एटम है, तो हर एक पार्टिकल क्या होना चाहिए बेटा, हर एक एटम क्या होना चाहिए, हीलियम ही होना चाहिए, नियोन ना हो, आर्गन ना हो। अगर हो गया तो क्या बोलेंगे प्योर नहीं है। समझ मारी बात। ऐसे ही बोला कि अगर ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है तो क्या बोलेंगे, उसका हर एक पार्टिकल, अब वहाँ पार्टिकल क्या है, तो मॉलिक्यूल है, तो आप क्या बोलोगे, वो हर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ही होना चाहिए, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन मिला प्योर नहीं होगा, ठीक है। मान लो एक गिलास पानी, अगर वो शुद्ध पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, लेबोरेटरी में तैयार किया गया, तब तुम क्या बोलोगे बेटा, वो खालिस पानी। और खालिस पानी होने का मतलब क्या है, उस पानी का हर एक ड्रॉप में, हर एक कतरे में, हर एक पार्टिकल में, एक ड्रॉप के फर्दर ड्रॉपलेट्स अगर आपने बनाए, उन सारे ड्रॉपलेट्स में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बोलेंगे वाकई वो शुद्ध पानी है, अदरवाइज वो शुद्ध पानी नहीं है। क्लियर है। तो क्या बोला गया कि प्योर का मतलब मैटर का वो फॉर्म जिसमें हर एक पार्टिकल, हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हर एक फंडामेंटल पार्टिकल एक ही जैसा हो, सब एक हो, तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे वो प्योर है। समझ हमारी बात।
अगर पार्टिकल्स का नेचर बदल जाए तब क्या बोलोगे? तब बोलेंगे वो इम्प्योर है। लाइक मैंने एक बोरी में गेहूँ, समझते हो ना, गेहूँ चावल समझते हो, ठीक, चावल तो देखा होगा ना, हाँ। तो मैंने बोला कि एक बोरी में चावल पैक कर दिया, ठीक है साहब, एक पैकेट ले ले, बोरी मत ले, है ना, पैकेट ले ले, एक पैकेट में चावल हमने पैक कर दिया, ठीक। तो अगर वो प्योर चावल है, इसका मतलब क्या, उसमें उस पैकेट का जो भी है उसके अंदर वो चावल ही होना चाहिए यार। पता चला कि जब हमने पैकेट खोला तो उसमें से कुछ तो चावल निकल रहा, कुछ तो दाल निकल रहा, कुछ सैंड पार्टिकल निकल गए, तो क्या तुम उसे प्योर बोलोगे? बोलोगे नहीं सर, ये तो बेवकूफ़ बना दिया दुकान वाले ने, है कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं ना प्योरिटी का मतलब क्या, कि अगर हमने पैकेट खोला तो बोलेंगे उसमें चावल होना चाहिए भाई, तब बोलेंगे चलो भैया चावल। अब चावल कितने कैटेगरी का अलग बात है, बट चावल तो है। खैर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्योर का मतलब एक टाइप का, ठीक। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो अगर एक जैसे हुए तब क्या बोलेंगे? प्योर। और अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स बदल गए, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स है उसी सैंपल में, तब बोलेंगे वो उसी को तो इम्प्योर बोलते हैं। इम्प्योर का मतलब है तो क्या होता है? मिलावट। आसान भाषा में क्या बोलते हैं? मिलावट। और मिलावट को ही इम्प्योरिटी बोलते हैं। जहाँ मिलावट ना हो उसे ही शुद्ध बोलते हैं, शुद्धता बोलते हैं, प्योरिटी बोलते हैं। तो इम्प्योर का मतलब क्या? मिलावट है, दो चीज़ें मिला दी गई। ओके, ठीक। अब ये जो प्योर है सर, ये प्योर फर्दर दो टाइप का होता। ये प्योर कितने टाइप का होता? दो टाइप का। मैटर है, प्योर है, दो टाइप का। एक को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एक को बोलते हैं एलिमेंट, दूसरे को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। मैटर का ये भी फॉर्म क्या है? प्योर। ये भी फॉर्म क्या है? प्योर। एक को क्या नाम दिया? एलिमेंट। दूसरे को क्या नाम दिया? कंपाउंड। क्लियर है क्या? दोनों ही प्योर है, ठीक। कैसे प्योर है? तो बोलेंगे सर इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। मान लो एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन गैस, नाइट्रोजन गैस, आयरन। एक बात बताओ, एक आपका ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो मुझे बताओ फंडामेंटल पार्टिकल क्या? मॉलिक्यूल है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या? मॉलिक्यूल। समझते हो ना, एटम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ना H2। तो क्या बोलेंगे? उसके अंदर H2 भरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे बेटा कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या? H2। अगर हर एक पार्टिकल H2 है तब बोलेंगे वो प्योर है। क्लियर? अब एक बात, अब ये है किस कैटेगरी में? एलिमेंट की कैटेगरी में। मुझे लगता है मुझे एलिमेंट, कंपाउंड ये सब भी डिस्कस करना चाहिए, करेंगे, अभी करते हैं। तो क्या बोला? ये सब के सब एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब क्या? एलिमेंट्स हैं। अब मुझे बता कि अगर एक ट्यूब में सिर्फ H2 है तो मुझे बता हर एक पार्टिकल H2 है कि नहीं है? तो हर एक पार्टिकल H2 है तो प्योर है। अगर एक सैंपल है हीलियम गैस का, उसके हर एक पार्टिकल में हीलियम ही है, तो फिर वो शुद्ध है कि नहीं है? बिल्कुल प्योर है, तो क्या बोलेंगे? प्योर है। आर्गन गैस का चैम्बर है, हर एक पार्टिकल, हर एक एटम आर्गन है, तो क्या बोलेंगे? वो प्योर है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल प्योर है। अब वो यहाँ कंपाउंड पे, मान लो अगर आपसे कहा गया, इसका एग्जाम्पल में ले लो, आपके पास पानी H2, अमोनिया NH3, ग्लूकोज है C6H12O6, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है इससे, है ना। ये सब का सब क्या है? कंपाउंड है। सबके सब क्या है? कंपाउंड है। चलो मैं बेहतर है कि मैं एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब चीज़ें आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। एलिमेंट भी आपको बताता हूँ, कंपाउंड भी आपको पढ़ा होगा, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, मुझे पता है आपने सब कुछ पढ़ा, बट एक बार फिर से देख लो, रिवीजन हो जाए आपका, ताकि कहीं कोई मन में शंका न रह जाए, डाउट नहीं रह जाए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में भी बच्चों को डाउट रह जाता है ना। सो लेट्स डिस्कस। क्या बोल रहे कि साहब आपसे कोई पूछ दिया, देखो बहुत छोटे छोटे टर्म होते हैं 9th-10th में जो हमें जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि 11th में आप आ गए तो आपकी इज्जत का सवाल। आपसे कोई पूछ ले कि एलिमेंट जानते हो, कंपाउंड जानते हो, मिक्सचर जानते हो, एटम जानते हो, मॉलिक्यूल जानते हो, ये सब जानना चाहिए, है ना। तो उन्हीं छोटे छोटे टर्म्स में से एक टर्म है आपका एलिमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एलिमेंट्स जानते हो, तो बोलेंगे फ़ौरन बोलेंगे यस सर जानते हैं,
क्या है, तो बोलेंगे अभी तो लिखा था मैटर का फॉर्म है, क्या है, बोला ना मैटर, यही क्या था मैटर, मैटर को दो पार्ट में बांटा है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को बोला दो फॉर्म में, एक बोला प्योर, दूसरा बोला इम्प्योर, और ये क्या लिया प्योर, और प्योर में भी कितने लिए एलिमेंट और कंपाउंड, तो ये क्या है, ये क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट कहाँ आया प्योर में, प्योर किसका, प्योर किसका मैटर का, तो क्या बोलेंगे व्हाट इज एलिमेंट, तो बोलेंगे एलिमेंट इज, लिखो जल्दी लिखो, एलिमेंट इज सिंपली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, क्या बोलेंगे एलिमेंट क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, एलिमेंट है क्या, बोलेंगे मैटर भैया और कुछ नहीं है, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट इज नथिंग बट मैटर, तो सर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब एक बात बहुत आराम से सुनना कि सर अभी आपने लिखा प्योर में ये दोनों, तो ये प्योरेस्ट का मतलब क्या है, क्या ये चीज़ इससे कम प्योर है क्या, बिल्कुल है, समझाऊंगा मैं आपको, इन दोनों को बोल रहे प्योर, तो फिर प्योरेस्ट का मतलब क्या, तो मैंने वही बोला कि प्योर कोई भी चीज़ कब होती है, जब मिलावट नहीं होती, और कंपाउंड कब बनता है, जब मिलावट होती है, जब मिलावट होती है, तो जब मिलावट हुई तो प्योर कैसे हुआ वो भी बताएंगे, ठीक। सो लेट अस सी, तो क्या बोल रहे हैं व्हाट इज एलिमेंट, अभी आप एलिमेंट समझो, तो क्या बोलेंगे एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, लिखिए अपने कॉपी में लिखिए, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, इसका मतलब मिलावट नहीं हुई, मिलावट का मतलब क्या, अलग अलग चीज़ों से मिलके नहीं बना, अलग अलग चीज़ों से मिलके नहीं बना, फिर उसमें क्या है, तो बोलेंगे एक ही टाइप का एटम होगा, कोई भी सैंपल हो, टाइप ऑफ एटम मस्ट बी सेम, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट बी सेम, समझना, हीलियम गैस का सैंपल है, सारे एटम हीलियम, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, तो हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, ओके, तो सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, नो डाउट H2 है। अब वापस आओ, उस मॉलिक्यूल के अंदर झांक के देखो तो सारे एटम H हैं कि नहीं है, यस सर। नाइट्रोजन का सैंपल है, नो डाउट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लियर है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हर एक मॉलिक्यूलर लेवल पे तो बोल ही रहे कि हर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ही है, देख समझना, ऐसा मान ले कि ये एक छोटा सा एटम है और ये एक छोटा सा एटम है, इसको भी बोला नाइट्रोजन, इसको बोला नाइट्रोजन, ये दोनों जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए तो एक बड़ा सा सिस्टम बन गया ना, तो क्या बोल रहे हैं ये दोनों मिलकर के कहलाया ना N2, ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि ये मिला करके एक बड़ा सिस्टम है, तो आपके पास सैंपल में हर जगह ऐसा बड़ा बड़ा सिस्टम एक ही जैसा तो है ही, N2 उसके अंदर भी जब झांक के देखेंगे तो ये भी N है, ये भी N है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर लेवल पे भी एक ही चीज़ है, एटॉमिक लेवल पे भी एक ही चीज़ है, तब उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एलिमेंट, क्लियर है, क्या बोल रहे हैं एलिमेंट। अच्छा मैंने क्या बोला, एलिमेंट में या तो एलिमेंट में एटम होगा, एलिमेंट में क्या होगा डायरेक्टली, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, कैसा होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, इसीलिए बोला बेटा चूंकि एटॉमिक लेवल पे भी प्योरिटी मेंटेन होती है, एटॉमिक लेवल पे भी प्योरिटी मेंटेन होती है, इसीलिए बोला जाता है कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जबकि कंपाउंड में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो नो डाउट प्योर है बट प्योरेस्ट नहीं है, क्यों, बिकॉज एटॉमिक फॉर्म तक प्योरिटी मेंटेन नहीं रह जाती, ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि सर एलिमेंट को क्या बोला आपने, तो बोलेंगे एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ और मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल, तो ये सब एग्जाम्पल ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, उसी तरीके से क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब क्या बेटा, ये सब का सब क्या है, एलिमेंट, ये सब का सब क्या है, एलिमेंट है। अब तुम इसमें से कहीं देखो, कहीं भी तुम्हें दो अलग अलग टाइप का एटम दिख रहा है, नहीं, हर जगह तुम्हें एक ही टाइप का एटम दिखेगा, भाई साहब ये सब तो एटम ही है,
यहाँ से मैंने स्टार्ट किया मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में दोनों क्या, क्लोरीन दोनों क्या, हाइड्रोजन दोनों क्या, नाइट्रोजन दोनों क्या, ब्रोमीन दोनों क्या, आयोडीन दोनों क्या, फ्लोरीन दोनों ही क्या, ऑक्सीजन आठों क्या, सल्फर और चारों क्या, फॉस्फोरस। इसका मतलब क्या, एटॉमिक लेवल पे भी प्योरिटी मेंटेन है, एक ही टाइप का एटम है। ओके, नाउ कम टू मॉलिक्यूल। अब अगर आपसे कोई पूछे, सॉरी मॉलिक्यूल ही, कंपाउंड। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंपाउंड, तो पहली बात क्या बोलेंगे, कंपाउंड क्या है, क्या है, क्या किसे रहे, तो फिर वही बात कि आपने क्या बोला, कंपाउंड ये तो है, और कंपाउंड क्या है, प्योर है। प्योर का मतलब क्या, मैटर का ही प्योर फॉर्म है। सो व्हाट इज कंपाउंड अगेन, तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड इज अगेन वन ऑफ द पार्ट, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मैटर। ये भी मैटर का ही एक फॉर्म है, कौन, कंपाउंड। और ये भी कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे इट इज अगेन, इट इज ऑल्सो ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या बोल रहे कंपाउंड भी मैटर का प्योर फॉर्म है। क्लियर, लिखा ना हम लोगों ने, यूबिलिक का प्योर, यूबिलिक का प्योर, दोनों ही क्या, प्योर। लेकिन अब क्या बोला, कंपाउंड के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक, बना कैसे, तो क्या बोल रहे हैं, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू, लिखना, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ, when two or more atoms of different element. A compound is formed when two or more atoms of different element combine in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के अलग अलग एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तब जो एक सब्सटेंस वजूद में आता है, तब जो एक सब्सटेंस बनता है, तब जो एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस नए बने हुए सब्सटेंस को कंपाउंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, समझना, क्या बोला, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट के एटम, इसका मतलब मिलना तो तय, मिलना तो तय। क्या सिर्फ मिलना ही की बात होगी, यही मिल रहा है, नहीं यहाँ पे मिला था, यही मिला था ना H2O2N2, लेकिन दोनों एक जैसे थे। यहाँ क्या बोला, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम मिलेंगे, और अलग अलग एलिमेंट का एटम मिला, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एटम एक जैसा हुआ, नहीं, एटम क्या हो गए, अलग। अभी बोला गया कि अलग अलग एलिमेंट के एटम मिले, हाइड्रोजन जुड़ गया भैया, क्लोरीन जुड़ गया, ये एलिमेंट अलग है कि नहीं, अलग है, ये अलग है कि नहीं है, अलग है, मिलके क्या बन गया, HCl बन गया। मैंने सिंपल बोला आपसे, हाइड्रोजन जुड़ा, क्लोरीन जुड़ा, HCl बन गया। अलग अलग एलिमेंट के एटम जुड़े, ठीक, जुड़ करके जो बन गया उसे बोला हमने कंपाउंड। पहली बात बताओ कि जुड़ना तय है, ठीक। जब तुम जोड़ोगे दो चीज़ को, तो इसका मतलब जब दो एटम जुड़ रहा, मिनिमम दो एटम जुड़ेगा, तो इसका मतलब दो एटम जुड़ करके बनेगा क्या, तो सर 100% मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना 100% कंडीशन है। मतलब एक कंपाउंड कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या मतलब, ए कंपाउंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। पहली बात, जाहिर सी बात है, कंपाउंड क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। वेरी गुड। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप का है। अब दो टाइप में क्या बोला, नेचर वाइज, एक को बोला हम लोगों ने होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे को क्या बोला हम लोगों ने, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके जो मॉलिक्यूल बना, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बना, उसे हम लोगों ने क्या बोला, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम लोगों ने क्या बोला कि साहब जब भी कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड विल always exist in the form of heteroatomic molecule। क्या बोला यार, कंपाउंड हमेशा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से बात समझना, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ डिस्कस की आपके सामने, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ कौन एलिमेंट है और कौन कंपाउंड है ना, बिल्कुल सिंपल सर। तो हमने क्या बोला कि
कंपाउंड होने की कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल होना चाहिए। लेकिन क्या हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव सोडियम, इफ वी हैव ऑक्सीजन, इफ वी हैव क्लोरीन, हमारे पास है हीलियम, हमारे पास है H2O, हमारे पास है अमोनिया, हमारे पास है HCl, हमारे पास है H2SO4। अब आराम से समझो कि सर ये क्या है? एटम है, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल। पहले तो ये समझो एटम मॉलिक्यूल। अकेला है तो एटम है, एक से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल है, ठीक। ये अकेला है तो एटम है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अब समझना, अगर एटॉमिक फॉर्म में है कोई तो 100% कोई मिक्सिंग नहीं हुई, और अगर मिक्सिंग नहीं हुई तो कंपाउंड बनने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? उसे हमेशा ही एलिमेंट बोलेंगे। अगर एटम दिख गया तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? एलिमेंट। तो ये क्या है सर? इनमें से सोडियम क्या है? बोलेंगे एलिमेंट है। क्लियर? हीलियम क्या है? एलिमेंट है। हमने यही छांट लिया। अब आओ मॉलिक्यूल के ऊपर, तो देखो ये मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? तो बोल रहे हैं होमो। कैसा है मॉलिक्यूल है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। Cl2 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। वाटर के बारे में तो बोलेंगे इट इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। NH3 इट इज अगेन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। HCl हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2SO4 अगेन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे बोल रहे हैं? जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना, ठीक है। मिलावट तो हुई, लेकिन क्या टाइप अलग है एटम्स का? नहीं। तो क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? एलिमेंट। क्या नाम देंगे? एलिमेंट। क्लियर है? जो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बना उसे हम लोग क्या नाम देंगे? कंपाउंड। ये भी क्या है? हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड, हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड, हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे डिस्कशन है कि नो डाउट बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, स्टिल वी से एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। नाउ व्हाट डज इट मीन कि भैया जब दोनों का दोनों ही प्योर है तो फिर एलिमेंट के प्योरेस्ट होने का क्या मतलब है? तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर है। क्लियर? लेकिन अगर आप एटॉमिक लेवल पे आएंगे तो आप देखोगे कि एलिमेंट वो प्योरेस्ट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, उसके एटम भी एक ही टाइप के पाए जाएंगे। लेकिन अगर आप कंपाउंड में देखेंगे तो उसके एटम्स आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। इसी वजह से एलिमेंट को प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है। नो डाउट कंपाउंड को भी प्योर बोल रहे हैं। तो सर अब दूसरी बात कि कंपाउंड